हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योग्राफी के कुछ सवालों पे बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। विश्व के देशों में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां। अगर हम आगे बढ़ें तो भारतवर्ष आकार में विश्व में स्थान, आकार और क्षेत्रफल क्या होता है? एक ही होता है। अगर आकार पूछे तब भी आपको 7वां करना है, अगर क्षेत्रफल पूछे तब भी आपको क्या करना है? 7वां ही करना है। तो अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है। मतलब जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश वो किस अन्य राज्य से होकर गुजरता है। तो अगर आप अक्षांश और देशांतर के बारे में समझें तो जो भी ग्लोब पर खड़ी हुई रेखाएं होती है, जो खड़ी में खींची गई रेखाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और जो इस टाइप की रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा भी हमारी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान क्या होता है? अक्षांश रेखा के समीप स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस 1990 में आया था उस टाइम क्या था? बिहार जो था झारखंड का ही हिस्सा था। तो इस कारण इसका आंसर क्या था? बिहार, झारखंड। तो अब क्या हो जाएगा? अब बिहार ना होके क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं पूछा गया है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो मणिपुर, मणिपुर से क्या होता है? मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है तो निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी, मतलब जो कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो कर्क रेखा के समीप कौन सा है? गांधीनगर स्थित है, जो कि गुजरात में गांधीनगर है। वहाँ की वो क्या है? कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो अगला क्या पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताना है हमें कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक तो गुजरात से होकर गुजरती है, दूसरा कहाँ से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, और एक झारखंड से होकर गुजरती है। तो अगर आगे हम तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। तो अगर आगे बढ़ें तो आगे भी फिर कर्क रेखा से संबंधित सवाल है कि कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, और डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो आगे वही सवाल आ गया जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कर्क रेखा कितने प्रदेश या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है, 2010 में पूछा गया था। तो अगर आगे बढ़ें तो आगे क्या हो जाएगा कि भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? जम्मू कश्मीर से तो गुजरेगी नहीं भाई, हिमाचल से भी गुजरती नहीं है, बिहार से भी गुजरती नहीं है। तो कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। तो ये कहाँ से गुजरेगी कर्क रेखा? झारखंड से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप देखो भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु हो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया। तो अगर मुख्य भूमि का
पूछें तो मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे, दक्षिणतम बिंदु देखो ऊपर क्या था, ऊपर जो आपने देखा ऊपर इंदिरा पॉइंट था, लेकिन यहाँ क्या इंदिरा पॉइंट क्या नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया क्या गया, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, बड़ा निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है उसी में क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इंदिरा पॉइंट न देकर क्या देता है, बड़ा निकोबार। जब इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना हो तो आपने क्या करना है, बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार को क्या करना है, बड़ा निकोबार को अपना आंसर देना है। अगर आगे की बात करें तो आगे जो सवाल पूछा गया है कि भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजक का कार्य कौन सी रेखा करती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो करती है वो क्या करती है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजक का कार्य करते हैं। अगर बात करें मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा जो है वो किसके, भारत और चीन के मध्य क्या करती है, सीमा विभाजक का कार्य करती है। अगर बात करें डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा किसके मध्य करती है, भारत और अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य क्या करती है, सीमा विभाजक का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डोरंड रेखा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है। तो आगे फिर से वही क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा, ये अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विभाजक का कार्य। डूरंड रेखा अभी बता चुका हूँ आपको, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है। तो जो ये डूरंड रेखा थी ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा विभाजक का कार्य करती है। और इसको कब खींचा गया था, 1893 में डूरंड के द्वारा खींचा गया था। अगला वही भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती सीमा रेखा है कि अध्यारोपित सीमा रेखा है कि अवशिष्ट सीमा रेखा है कि परवर्ती सीमा रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा उसे कहते हैं जो कि सीमा को बांटने का कार्य करते हैं। जिसे पाकिस्तान और भारत की सीमा को बांटता है उसे क्या कहा जाता है, अध्यारोपित रेखा कहा जाता है, या सीमा विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो जो अगर हम इसकी बात करें रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, तो रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा को क्या किया गया था, खींचा गया था। भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन सी है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी। ये किसके द्वारा खींची गई थी, एक हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी। मैकमोहन रेखा ये बता चुका हूँ आपको, भारत और चीन के मध्य खींची गई है। किसके द्वारा, भारत और श्रीलंका से अलग होता है। भारत और श्रीलंका जो अलग होता है वो किसके द्वारा होता है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य, अगर हम स्थिति समझे कुछ, तो यहाँ पे हो गया भारत और नीचे हो गया श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है इसको क्या बोला जाता है, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगर आगे की बात करें तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से, मतलब हमें वो राज्य बताना है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगे, भूटान से भी लगे और चीन से भी लगे। तो भारत का वह राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम की सीमा कहाँ से लगती है, एक तो नेपाल से लगती है, एक भूटान से लगती है और एक कहाँ से लगती है, चीन से लगती है। तो अगर आगे हम बढ़ें तो भारत का निम्नलिखित राज्यों में जो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगाता है, तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, ये तीनों ओर से बंगाल से घिरा हुआ है, इस कारण यह तीनों ओर से क्या लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। अगर आगे की बात करें तो भारत भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार, हमें ये बताना है कि
आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े को बताना है। अगर बड़े से छोटे की बात करें हम, तो बड़े से छोटे में क्या आ जाता है, बचपन में MBA किया। MBA किया, ये ट्रिक तो आपने कई बार सुनी है। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जो सबसे कम सीमा लगाता है वो कौन सा लगाता है, अफगानिस्तान। अगर यहाँ देखें, हम क्वेश्चन की स्थिति देखें, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा, अफगानिस्तान तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेपाल सबसे कम सीमा लगाता है, उसके बाद उससे ज़्यादा कौन सा लगाता है, पाकिस्तान, उसके बाद कौन सा लगाता है, चीन, और बांग्लादेश जो लगाता है सर्वाधिक सीमा लगाता है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर क्या है, अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगाता है। अगर आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे क्या पूछा गया है, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी की बात करें तो अरावली क्या है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जबकि हिमालय क्या है, सबसे नवीनतम है। हिमालय का विकास क्या हो रहा है, आज भी होते जा रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन, तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो अरावली जो श्रेणी है वो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। अगर अरावली श्रेणी की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान में, कुछ हिस्सा गुजरात में भी जाता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक हिस्सा कहाँ है, राजस्थान में, इसलिए राजस्थान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम, ये आपको बता ही चुका हूँ कौन सी है, अरावली पर्वतमाला क्या है, सबसे प्राचीन है। तो ये क्वेश्चन अब आया कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु, अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वो कितनी है, तो वो क्या है, 570 मिलियन वर्ष। तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वो कितनी है, 570 मिलियन वर्ष। अगर आगे की बात करें तो आगे क्या है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्राचीन है, भौगोलिक क्षेत्र प्राचीन है। देखो, अगर पर्वतमाला की बात करें तो पर्वतमाला में कौन सी है, अरावली है। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर पूछें तो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा होगा, सी हो जाएगा, प्रायद्वीप या पठार भाग हो जाएगा, और हिमालय जो होगा सबसे नवीनतम हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, डी, अरावली है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अन्नाई मुडी है। अन्नाई मुडी है दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको नाम क्या है, अन्नाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अगला अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुडी। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की भी कौन सी है, अन्नाई मुडी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य है, तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के क्या है, मध्य स्थित है। तो अगर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस तट भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है, तो बी, चेन्नई। अगर हमें किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापनी है, या भारत में किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापनी है, या किसी भी शहर की ऊंचाई मापनी है कि ये शहर कितनी ऊंचाई पर है, तो हम कहाँ से मापते हैं, चेन्नई से मापते हैं। चेन्नई से हम क्या मापते हैं, किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापते हैं। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार
कितने नॉटिकल मील तक है। भारत का प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है वो कितने हैं, 12 नॉटिकल मील तक है। अगर आगे चले हम तो आगे की बात करते हैं हम। भारत की तटरेखा कुल लंबाई, तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, डी 7500। अगर मुख्य तटरेखा की लंबाई की बात करें, मुख्य कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। सबसे अधिक तटरेखा जो लगाता है वो कौन सा लगाता है, डी गुजरात लगाता है। गुजरात के पश्चात कौन सा लगाता है, आंध्र प्रदेश लगाता है। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या पूछा गया है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है। लेकिन मुख्य की बात करें तो मुख्य कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो जो इसमें क्या है, गुजरात सबसे अधिक सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है। अगर आगे की बात करें तो आगे क्या, भारत किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो इनमें से बताना है कि किसका सबसे अधिक है। ये क्या है, सी गुजरात का सबसे लंबा है। अभी पीछे एक क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से भारत की किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ क्या था, यहाँ आंध्र प्रदेश ना होके कौन सा होना था, गुजरात होना था। गुजरात क्या था, गुजरात की सबसे ज़्यादा है और आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। अगर बात करें तो भारत के कितने राज्य तटरेखा वाले राज्य हैं, तो 9 राज्य क्या है, तटरेखा वाले राज्य हैं। अगर आगे की बात करें तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल रत्नाकर नाम से किससे सूचक किया जाता है, तो हिंद महासागर को सूचक किया जाता है। तो संस्कृत में एक श्लोक भी आता है जिसमें रत्नाकर की चर्चा होती है। तो रत्नाकर कहाँ है, हिंद महासागर को क्या कहा जाता है, रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चन क्या है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की अगर सहायक नदी की बात करें तो चंबल बेतवा, चंबल भी है, बेतवा भी है और केन भी है। तो रामगंगा जो है, रामगंगा इसकी क्या है, सहायक नदी नहीं है। तो अगर यमुना की सहायक नदी की बात करें तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल बेतवा केन, और इसमें क्या है, रामगंगा है। रामगंगा क्या है, रामगंगा यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है बंदरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहाँ से क्या, जो बंदरपुर ग्लेशियर है वहाँ से किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। तो अगर बात करें निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, अभी बताया आपको कि चंबल है, बेतवा है, केन है, लेकिन सोन नदी जो है वो किसकी, यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगली क्वेश्चन की बात करें अगर, तो निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है, बेतवा नहीं मिलती है। बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। अगर बात करें बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किस में मिलती है, बेतवा नदी सीधे जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसलिए क्या होता है, बेतवा को क्या कहा जाता है, यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो सोन नदी जो है उत्तर से प्रभावित होती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से क्या निकलती है, सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियों की एक ट्रिक है, जैसे ये अमरकंटक पहाड़ी हो गया तो यहाँ से क्या कौन कौन सी नदी निकलती है। तो इसकी ट्रिक क्या है, सा नाम सनम, सा से सोन नदी, ना से नर्मदा नदी और माँ से महानदी। तो ये क्या हो गया, इसकी ट्रिक हो गई, सनम, सा से सोन नदी, ना से नर्मदा नदी और माँ से महानदी, जो कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है।
अगर बात करें मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मतलब ये पूछ रहा है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, सांगपो, सांगपो या यारलुंग सांगपो या सांगपो नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत में डी सांगपो के नाम से जानी जाती है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी एक तो तिब्बत में बहती है, एक बांग्लादेश में बहती है और एक भारत में बहती है। मतलब ये कहाँ बहती है, 3 देशों में बहती है, जिसमें से तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में बहती है। तो अगली बात करें अगर, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो सहायक नदियों में तो दिबांग भी होगा, कामेंग भी होगा और लोहित नदी भी होगा। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, दिबांग, कामेंग और लोहित नदी। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।